सभी कैडेट्स को जय हिंद। आज हम लोग एनसीसीसी सर्टिफिकेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय एकता, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन भी कहते हैं, की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता है क्या, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता क्या है? तो राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो वो एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा और राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में कहें कि राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सभी घटकों में भिन्न भिन्न विचारधाराओं और भिन्न भिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारा बना रहना चाहिए। ये राष्ट्रीय एकता की मूल भाषा है। जो हम लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरीके की बातें हम लोग कहते रहते हैं। अगर इसी के आगे हम लोग चाहते हैं तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक होती हैं। तो राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व, सबसे पहली चीज़ भाषा, जो हम लोग बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई आसामी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। ये भाषा राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। दूसरी चीज़ जातिवाद। तीसरी चीज़ निरक्षरता, क्योंकि जहाँ पर निरक्षरता होगी वहाँ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसके साथ साथ सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, सामाजिक असमानता, इन सभी को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात करते हैं। अब अगर हम देखें तो जो हमारे दिवस मनाए जाते हैं, कुछ दिवस है हमारे पास, जैसे 15 अगस्त कब मनाया जाता है, सभी जानते हैं 15 को ही मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस इसे कहते हैं। 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। बहुत से लोग कभी कभी गलत फहमी के भी शिकार होते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी बता देते हैं और 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस बता देते हैं। लेकिन चूंकि 26 जनवरी को हमारे देश को पूर्ण गणराज्य का दर्जा मिला था, इसलिए 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके साथ साथ शिक्षक दिवस के साथ साथ जैसे शहीद दिवस, सभी जानते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी जानकारी होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। देश का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा वो आसाम में है। और जो बहुत खास चीज़ है वंदे मातरम और राष्ट्रगान, इन दो के बारे में पूछा जाता है अक्सर कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और वहीं पर ही जो हमारा राष्ट्रगान था जनगण मन, उसको रविन्द्रनाथ जी ने लिखा था। ये हमें जानकारियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलता। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात हम करते हैं किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक क्यों है। कौन से ऐसे कारण जिनके लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक होती है? तो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आर्थिक औद्योगिक नीति को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की या देश की गरिमा और राष्ट्र सम्मान को बनाए रखने के लिए, समाज सुधार के लिए, लोक कल्याण के लिए, टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान के लिए, और सबसे खास चीज़ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये बात करनी होती है। इसके बाद एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से होगा, राजधानियों के नाम। तो जो प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। इनको आपको याद करके रखना है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, कर्नाटक की बेंगलोर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, उसी तरीके पंजाब की चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ तो है ही है। उसके अलावा उत्तराखंड ये हिमाचल चले गए तो हिमाचल की राजधानी कहाँ है,
इस तरीके से आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, बिहार की राजधानी पटना है, इस तरीके से लगभग सभी प्रदेशों की राजधानियों के बारे में आप अध्ययन कर लें। निश्चित रूप से राजधानियों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आएगा ही आएगा जो आपको बताना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, पीछे के भी लेक्चर्स मेरे आप सुनते रहेंगे, उसमें भी इनकी व्याख्या है। राष्ट्रीय एकता शिविर ये राष्ट्रीय एकता शिविर किया जाता है? तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय एकता शिविर एनसीसी कैडेटों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए विविध प्रांतों के भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। उनकी भाषाओं के आधार पर उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन, उनकी भावना, उनके विचारों से अवगत होने के साथ साथ हम की भावना कि वी ऑल आर इंडियंस, हम सभी भारतीय है। ये एनसीसी का मूल मंत्र भी है कि हम सभी भारतीय। तो हम सभी भारतीय तभी होंगे जब भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न भाषाओं का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समावेश होगा। सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और पर्यावरण की बाधाओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ये सभी जरूरी है। अब एक प्रश्न आपका राष्ट्रीय प्रतीक का भी हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ है। राष्ट्रगान जनगण मन है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। एक चीज हमें और देखनी है कि राष्ट्र निर्माण के हित में क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण के हित में हमें नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं मानना चाहिए, अवैध यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए और पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए। सबसे खास चीज, बच्चों से श्रम न कराएं, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग न करें, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार न करें, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग जो कि पीछे रह गए हैं उनकी मदद करें, समाज कल्याण के सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में अपना भाग लेते रहें, राष्ट्रीय संपत्ति की संरक्षा करें और बिजली चोरी न करें और सरकारी वाहन में बिना टिकट यात्रा न करें। अब एक प्रश्न आपके पास नेशनल इंटीग्रेशन में ही एक जीएस का भी एक क्वेश्चन हो सकता है आवे, जिसमें समाधि स्थल पूछे जाते हैं कि समाधि स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो हमें मालूम है महात्मा गांधी का राजघाट में, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट में, चरण सिंह का किसान घाट में, राजीव गांधी का वीरभूमि में, राजेंद्र प्रसाद जी का महाप्रयाण में। इस तरीके से और भी जो भी हैं उनके बारे में हमें जानकारी करनी है। एक पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप बताते हैं मोर है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका भी आपको अध्ययन करते रहना चाहिए। अब राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसको भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका के लिए युवा शक्ति राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, हम सभी जानते हैं। और एनसीसी करने वाला प्रत्येक कैडेट युवा ही होता है, क्योंकि इसकी आयु 16 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में होती है। भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्यों को हतोत्साहित करें, राष्ट्र के समग्र विकास में अपनी भागीदारी करें, सभी धर्मों के बीच में आपस में सामंजस्य बैठाल कर रखें, अपने कर्तव्य पालन राष्ट्र निष्ठा की भावना को रखें, समाज के गरीब, दलित, पिछड़े लोगों की सेवा करें, प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन की मदद करें और स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा और राजनीति भी सीखनी चाहिए। खेल और योगाभ्यास के साथ साथ अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करना चाहिए और जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हैं उन सभी का कम से कम दोहन करना चाहिए। इसके बाद राष्ट्र निर्माण के हित में क्या क्या हमें करना चाहिए, एनसीसी कैडेट को राष्ट्र निर्माण के हित में क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अभी भी हम जानते हैं। वृक्षारोपण करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, दुर्घटना से बचें, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं, अस्पतालों में तोड़फोड़ न करें, डॉक्टरों का सम्मान करें, माता पिता, वृद्ध, बच्चे सभी का सम्मान करें, अपने छोटे भाई बहन को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उत्साहित करें, साथ ही महिलाओं के प्रति राष्ट्र का अपमान, जो महिलाओं के प्रति अपराध जो है ये राष्ट्र का अपमान है, इनका सम्मान करें। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह समय, धन, अन्य संसाधनों की बचत करें। और मैं
फिर से आपसे बोल रहा हूं कि प्रत्येक राज्य की राजधानियां आपको मालूम होनी चाहिए। अब कुछ शहर है, कौन शहर कहाँ पर बसा हुआ है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है, कानपुर गंगा नदी किनारे बसा है, दिल्ली यमुना किनारे, हरिद्वार गंगा किनारे है, आगरा यमुना किनारे, अयोध्या सरजू नदी किनारे। इस तरीके से जिन नदियों के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक प्रश्न इस तरीके का भी होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय जलचर की बात कर रहा हूँ, वो डॉल्फिन है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ या वटवृक्ष उसी को कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, और राष्ट्रीय दिवस जो है हमारे भारत के वो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती है। भारत की राष्ट्रीय लिपि वो जो है देवनागरी है। और मैं पीछे भी आपको मैंने एक बार अभी भी कहा कि कौन व्यक्ति उसका समाधि स्थल क्या है, पीछे भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। जैसे इंदिरा गांधी उनका शक्ति स्थल है, मोरारजी देसाई उनका अभय घाट है, भीमराव अम्बेडकर जी का चैत्र भूमि है। तो इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, जो हमारे अच्छी चीज़ें, जैसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है, हवा महल जयपुर में स्थित है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, इस तरीके से इमाम बाड़ा लखनऊ में है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधारों के बारे में। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार क्या क्या हैं? तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, राजनैतिक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकता और मानसिक एकता, धार्मिक समन्वय, जातीय एकता, राजनैतिक एकता, आर्थिक हित, इन सभी की बात हम लोग करते रहते हैं। और भारत के राष्ट्र निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? तो औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, शिक्षा और विवाह, वैज्ञानिक विकास, सामाजिक आर्थिक नियोजन, प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना, सांस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण, सामाजिक आंदोलन। राष्ट्र निर्माण में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्र निर्माण में जो हमारी समस्याएं आती हैं वो सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, अशिक्षा। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी रखनी है। इस तरीके से शिक्षा प्रणाली जो बाधाएं हैं उनके उन्मूलन के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, परस्पर सम्मान करना चाहिए, आर्थिक असमानता को यथासंभव कम करना चाहिए, राजनीतिक दलों के आधार पर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दल धर्म के आधार पर नहीं बनाए जाने चाहिए, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना सिखाना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अपने घर के आसपास घर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सड़क पर स्वच्छता रखनी चाहिए, आदर्श नागरिकता की भावना का विकास करना चाहिए, सामाजिक समानता लाने का प्रयास करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्यक्रमों को जो चाहे वो शिविर ही हो उनका आयोजन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की जानकारी करनी चाहिए। अब एक नागरिक किसे कहते हैं? अच्छा नागरिक क्या है? तो एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है, देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, वही एक अच्छा नागरिक कहलाता है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते क्या हैं? तो भारत की नागरिकता के लिए जो रास्ते हैं, पहला बाई बर्थ, जन्म से, जो भारतवर्ष में जन्म लेता है वो सभी भारतीय हैं। दूसरा वंश से, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संतानें भी भारतीय कहलाते हैं, बाई डिसेंट। अप्रवासी, बाई इमिग्रेशन, 1947 के विभाजन के समय जो भी पाकिस्तान से अप्रवासी यहाँ आ गए वो भी भारतीय कहलाए। उसके बाद बाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से क्या है? 5 वर्ष या अधिक अवधि से भारत में अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, उसका पंजीकरण है, तो उसको भारत की राष्ट्रीयता मिल जाती है। और राष्ट्रीयता
नेशनलिटी, बाई नेशनलिटी, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है और अपनी कुछ शर्तें पूरी करता है, जैसे भारत में आवास, किसी राज्य द्वारा नियुक्त, भूमि की खरीद, किसी भारतीय नागरिक से विवाह, ये सब चीज़ें अगर हैं तो उसको भारत की नागरिकता भी प्रदान कर दी जाती है। हम फिर से बात कर रहे हैं, पहले भी हमने कहा था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आपको याद रखना है, उसका ध्यान रखना ही है। अब भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो हम सभी जानते हैं भारत में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, मराठी बोली जाती, तमिल, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, ये जितनी भी भाषाएं हैं ये सभी भारत में बोली जाती है। आपको 5-7 भाषाओं का इनका ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके से आज की कक्षा में इतना ही, और कल की जो कक्षा हमारी होगी वो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसके साथ ही आपको फिर से बता दें कि इस चैनल में जितने भी एनसीसी से जुड़े हुए वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आप पीछे के पड़े हुए वीडियोस को भी देखते रहें, चूँकि परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन सभी वीडियो से ही जुड़े हुए होंगे। अगर आप इनका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।